नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस में इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 3 के साथ। आज हम फिर मैं आदर्श सक्सेना आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि लेक्चर 2 में हमने प्रस्तावना पे बात की। प्रस्तावना, हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है उसके बारे में जाना। फिर प्रस्तावना के कुछ शब्दों पे हमने चर्चा की। आज हम देख लें, पहले इन शब्दों पे हमने प्रस्तावना के, जैसे प्रस्तावना क्या है उस पर चर्चा की। उसके बाद कुछ शब्द जैसे पंथ निरपेक्ष क्या है, भारत एक राष्ट्र के रूप में, पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या मतलब होता है, भारत एक राष्ट्र के रूप में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, यानी भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है। पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब ये है। समाजवादी शब्द का मतलब भी हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया। भारत राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से पूरे समाज का अधिकार, यानी अगर राष्ट्र की आर्थिक जो भी गतिविधि होगी उसमें सभी का अधिकार होगा। तो ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आज हम कुछ और शब्दों को देख लेते हैं प्रस्तावना के। यदि आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे तो प्लीज़ आप पहले लेक्चर 1 और 2 को देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। आज हम और कुछ शब्दों को देख लेते हैं, जैसे लोकतंत्रात्मक। जैसे भारत प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन दो शब्दों पर भी आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो लोकतंत्रात्मक क्या है, ये शब्द स्पष्ट करता है कि ये स्पष्ट करता है कि आम आदमी की आवाज़ महत्वपूर्ण है। यानी भारत में, आपको पहली बता से, भारत के संविधान में आम जनता की आवाज़ को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये शब्द लोकतंत्रात्मक शब्द यही बता रहा है कि आम आदमी की आवाज़ भारत के संविधान में और कितनी महत्व रखती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य शब्द का फिर विशेष ध्यान दिए। गणराज्य शब्द ये बताता है कि राष्ट्र का प्रमुख या अध्यक्ष, यानी भारत के राष्ट्र का प्रमुख या अध्यक्ष नियमित अंतराल पर नियमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ये नियमित, आप जानते हैं भारत में हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जबकि अगर आप जानें, राष्ट्र का प्रमुख या अध्यक्ष नियमित अंतराल पर, नियमित अंतराल जैसे भारत डिसाइड किए 5 साल के अंतराल पर नियमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है। ब्रिटेन में अगर हम बात ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन में वंशानुगत आधार पर राजा या रानी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शासन की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। इस बात को भी पहले समझ लीजिए। ब्रिटेन में क्या होता है, वंशानुगत मतलब एक ही पीढ़ी के लोग राजा या रानी बनते रहते हैं, अन्य लोगों को मौका नहीं मिल पाता। तो ये वंशानुगत, ब्रिटेन में ये वंशानुगत आधार पर राजा, आपने देखा हो जो पहले राजा रानी थे ब्रिटेन में, आज उन्हीं की पीढ़ी के लोग आगे भी राजा रानी बनते आ रहे हैं। तो ब्रिटेन में वंशानुगत आधार पर राजा या रानी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शासन की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम भारत की करें, अपने देश की बात करें, तो अपने देश में भी अगर राष्ट्र का प्रमुख या अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। भारत में राष्ट्र का शासन का प्रमुख पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। राष्ट्रपति को हम भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक है। जबकि अगर पूछा जाता है आगे जल सेना, वायु सेना, थल सेना का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इस चीज़ों पर जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आज, तब वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता होती है, क्या चीज़ें होती हैं, उस उम्र क्या होती है, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, ये सब बातें आगे करेंगे। तो भारत में राष्ट्र और शासन का प्रमुख पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। भारत, अब ये समझिए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा की तरह संवैधानिक शासक है। मतलब जिस तरीके से ब्रिटेन में वंशानुगत आधार पर राजा रानी चुने जाते, उसी प्रकार से भारत में संवैधानिक पद होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्र और शासन का प्रमुख पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन की संवैधानिक है, लेकिन शक्तियां मंत्रिपरिषद, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, अगर हम ये कहें कि लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधानमंत्री उसमें निहित होते हैं, यानी कि जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन
इसमें अंतर क्या है कि ब्रिटेन में राजा रानी वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं, जबकि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्या होती है, बस इतना अंतर है कि फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, जबकि ब्रिटेन में राजा रानी वंशानुगत आधार पर चुने रहते हैं। अब निर्वाचन दो तरीके के होते हैं। डिटेल में निर्वाचन के बारे में जब हम निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करें, अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में निर्वाचन दो तरीके के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसे हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, एक होता अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट निर्वाचन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि निर्वाचन की ये दो पद्धति हैं, एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी कि अगर हम कहें जाए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का एग्जाम्पल है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि अब इसमें क्या अंतर है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का क्या मतलब? प्रत्यक्ष मतलब जिसमें डायरेक्ट जनता, यानी जनता भाग लेती है जिन इलेक्शन, उन्हें हम डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है, अर्थात जनता उसमें अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, तो उस निर्वाचन को हम डायरेक्ट निर्वाचन कहते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट या भाग नहीं लेती, वहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही उन निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी कि जनता इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे हर 5 साल के अंतराल में विधानसभा चुनाव, विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा के जो निर्वाचन चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का एग्जाम्पल है, जबकि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं संविधान। तो संविधान सभा जो बनी थी उसका भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात हम करते हैं संविधान सभा। जब संविधान सभा बनाई गई थी, जो संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा, तो भारत में संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था। भारत में संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से हुआ था, जिसमें संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। फिर से सुनिए, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर
10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। अभी हमने बात की संविधान निर्वाचन की। निर्वाचन दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। संविधान सभा का भी निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन, संविधान सभा का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से हुआ, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। संविधान सभा में कुल 389 सीटें रखी गई। संविधान सभा, ये बात देखिए, संविधान सभा में कुल 389 सीटें रखी गईं। अब इन 389 सीटों का किस तरीके से डिवीज़न किया गया, इस चीज़ को देख लीजिए। 389 सीटों में 293 सीटें ब्रिटिश भारत की थीं। सीटें, जबकि 93 सीटें देसी रियासतें। अब इनको अकाउंट ऐड करके देख लीजिए। इस तरीके से भारत संविधान सभा में कुल 389 सीटों को रखा है। 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देसी रियासतें। अब देसी रियासतें पहले क्या होता है भारत में, आगे देसी रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। देसी रियासत भारत में छोटी छोटी रियासतें होती हैं, जहाँ अलग अलग उनके राजा होते थे। उन राजाओं के अपने नियम कानून, उनकी मुद्राएं, सिक्के क्या होते थे इस प्रकार से। तो इसलिए 389 सीटें, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की, 93 सीटें देसी रियासतों के लिए निर्धारित की गई। अब इन 296 सीटों का भी बंटवारा किया गया अलग तरीके से। इन 296 सीटों में 208 सीटें कांग्रेस के लिए निर्धारित की गईं, 73 सीटें मुस्लिम लीग के लिए निर्धारित की गईं, मुस्लिम लीग के लिए, जबकि 15 सीटें अन्य छोटे दलों के लिए निर्धारित की गईं, जबकि 15 सीटें अन्य छोटे दलों के लिए। अब इन्हें भी काउंट करके देख लीजिए। 8 3 11 5 16 का 6 कैरी 1 7 1 8 1 9 296। इस तरीके से ये ब्रिटिश भारत की 296 सीटों को डिवाइड किया गया। ये अक्सर कन्फ्यूजन का रहता है, लेकिन आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो आपका कन्फ्यूजन आज से ख़त्म हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सीटें रखी गई, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 93 सीटें देसी रियासतों के लिए रखी। देसी रियासतें भारत में 500 प्लस थी कुछ, लेकिन उन पर चर्चा हम आगे करेंगे बाद में। ब्रिटिश भारत की सीटों में 208 सीटें कांग्रेस की, 73 सीटें मुस्लिम लीग के लिए तथा 15 सीटें अन्य छोटे दलों के लिए निर्धारित की गईं। ये संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें पहले। अब आते संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के लिए जो बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
जिसमें संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया तथा पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। 9 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। इस बात को ध्यान रखिए। संविधान सभा की दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये 2 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट अक्सर एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखिए और अब इसकी आगे की बात हम लेक्चर 4 में करेंगे। धन्यवाद।